वेलकम दोस्त, मोबिशाला ऐप पर आपका स्वागत है। मैं अजीत झा। जैसा कि हम कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, अभी मेरा बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के उस पर एक समीक्षा चल रहा है कि हम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे समझे, सिलेबस को कैसे समझे और किस प्रकार से उसका विश्लेषण करते हुए, अवलोकन करते हुए, उसका अध्ययन करते हुए हम उसमें अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकें। उसी पर हमारा सेशन चल रहा है। यह हमारा सिलेबस को लेकर के आज थर्ड सेशन है, तीसरा सेशन है, पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बताया था एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल इंडिया, प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के सिलेबस को हमने दोस्त जाना था। उसका मैंने समीक्षा किया था, एक रिव्यू किया था। क्योंकि जब तक हम किसी सिलेबस को, पाठ्यक्रम को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, अच्छे से नहीं जान पाते हैं, तो उसमें बेहतर करना मुश्किल सा हो जाता है। और इतिहास विषय वैसे ही पहले से ही कुछ लोगों ने बदनाम करके रखा है, तो और बदनामी, तो उसी से बचने के लिए हम ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस को आपके सामने बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें। खास करके मैं पहले भी कहा, ये जो हमारा जो है 67th एंड 68th बीपीएससी मेंस देने वाले छात्रों के लिए खास के बहुत उपयोगी है। हालांकि आगे भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए उतना ही उपयोगी साबित होगा। और आज का जो हमारा सेशन होगा, आज जो हम अपने सत्र ले जा रहे हैं, वह सिलेबस रिव्यू है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। काफी रुचिकर मॉडर्न इंडिया और विश्व इतिहास, स्कोरिंग, रुचिकर, हमेशा स्टूडेंट के बीच लोकप्रिय। इस पर आज हम लोग एक एक करके चर्चा करें। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा एंशिएंट और मिडिवल के बारे में, आज हम वहीं पर मॉडर्न और वर्ल्ड को ले चलेंगे। नाम है आधुनिक भारत। देखें, जैसे मैंने कहा आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास को हम जब समझते हैं, खास करके बीपीएससी सिलेबस को देखने पर, अब यहां पर मेंस एग्जामिनेशन में हम यूरोपियन के आगमन के क्रम को नहीं पढ़ेंगे। भारत में जो यूरोपियनों का आगमन का जो क्रम हुआ है, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, नहीं, बल्कि बीपीएससी ने अपने सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस में अंग्रेजों के स्थापित होने के कारण को जोड़ा है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया की बात क्या है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, यानी उस समय का जो भारत जो था, उस समय का जो इंडिया था, यहां पर उसको समझने की आवश्यकता होती है। देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब प्रीलिम्स की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासन की स्थापना की हम बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। ये सिलेबस हमारा पहला है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऐसे तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। इसको जानने के लिए मैं सिलेबस टू द पॉइंट, आज सिलेबस के ऊपर ही डायरेक्ट मैं जा रहा हूं। तो यहां पर हम देखें
तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थापना हुई भारत में, उसके पीछे जो कुछ फैक्टर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, उत्तरदायी कारक, कोई तो हेल्प करने वाला होगा। ब्रिटिश राज की स्थापना एकाएक तो नहीं हो गई, आए वहां पर उन्हें शासन स्टैब्लिश कर लिया, ऐसा तो नहीं था। एक व्यापारिक कंपनी के रूप में कोई आया आपके यहां, और धीरे धीरे भारत के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, भारत की परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को यहां पर स्टैब्लिश कर लिए। कैसे? अब मान लो कोई बाहर से आए आपके यहां, तो आपने घर में रहने दो भैया कुछ दिन के लिए, हम यहां कुछ काम है, उसके बाद हम यहां से देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो आपने हमारे घर में ही हुआ, क्या किया? अपना निवास बना लिया। वैसे तो नहीं बनाया होगा, हमारे घर के मेंबर सहयोग किया, हमारे घर के वैसी परिस्थितियां हो गई होगी जिसका फायदा उन्होंने उठा लिया। यही बात यहां पर अंग्रेजों के लिए था। उस समय फैक्टर्स, उस समय भारत के तात्कालिक संरचनाएं, भारत के उस समय की तत्कालिक संरचनाएं कैसा था, तत्कालिक परिस्थितियां भी कह सकते हो, उस समय भारत की तत्कालीन परिस्थितियां कैसी थी, कौन सा फैक्टर्स वहां पर काम कर रहा था, इसको जानने के लिए किस प्रकार से दक्षिण भारत में और उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत बंगाल में ब्रिटिशर्स ने अपने राज्य को स्थापित किया, यानी कि व्यापार करने के लिए आए। तो उस समय भारत, हालांकि सिलेबस हमें सिलेबस में यहां क्लियर कर दो, ऐसी बात नहीं हो रहा है कि स्थापना हुई है कि ब्रिटिशर्स का रिलेशन हुआ, संबंध। तो संबंध उस समय जो भारत में जो देसी राजाएं थी, उनके साथ ब्रिटिशर्स का संबंध मराठा से भी हुआ, मैसूर से भी रहा। द एंग्लो मराठा संबंध, एंग्लो मैसूर रिलेशन। उसके बाद अब देखें यहां पर सिंध के साथ संबंध विदेशियों में देखेंगे, और बंगाल के साथ ब्रिटिशर्स का संबंध। लेकिन हमारे सिलेबस में जो रखा गया है दोस्त, हमारे सिलेबस में जो है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल, तो उसको हमें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, फैक्टर्स तो पढ़ेंगे। उस समय भारत की जो स्थापना हुई, कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर काम किया, भारत की उस समय की शासन प्रणाली कैसी थी, उसमें जोड़ना होगा। उस समय भारत की शासन प्रणाली, शासन व्यवस्थाएं, उसमें भारत की राजनीतिक व्यवस्थाएं, उस समय भारत का समाज किस प्रकार था। यानी ये समय भारत में, उत्तरी भारत में आप देखें, मुगल एम्पेरर अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, अपने आप को स्टैब्लिशमेंट दे रहे थे। 1526 में बाबर का आगमन होता है भारत में, और उससे पहले ही लास्ट फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत को देखें, उसी समय पोर्तुगीज का आगमन दक्षिण भारत में, केरल में होता है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ, मुगल एम्पायर स्टैब्लिशमेंट होता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, बाबर आते हैं, हुमायूं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अब आपके सिलेबस में मेंशन है, वहीं दूसरी तरफ भारत में पुर्तगालियों का नियंत्रण भी होता है, खास करके समुद्री नियंत्रण। आपके सिलेबस में साफ साफ करके लिख दिया है, उसको पढ़ेंगे। तो यहां तो पढ़ेंगे। अब मैं डिवीजन कर देता हूं, इसको क्लासिफाइड कर देता हूं, सिलेबस को बिल्कुल क्लासिफाइड कर देता हूं। अब क्लासिफाइड करके मॉडर्न इंडिया को मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत अच्छे से मैं मॉडर्न इंडिया के सिलेबस को क्लासिफाइड करके आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसको क्लासिफाइड करें, वर्गीकरण करें। अरे
क्लासिफाइड करें आप देखें तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत, आधुनिक भारत के इतिहास को हम देखें तो आधुनिक भारत पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडर्न, सोशल कंडीशंस, पहले इनको देखें, ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक मॉडर्न इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ सोशल मॉडर्न इंडिया, इनको देखें क्या क्या हमें पढ़ना है। अब जैसे पॉलिटिकल में देखें, जो इसका मैंने अभी कहा था आप लोगों को कि भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना, भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना, ठीक है। और ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का संबंध किसके साथ? बंगाल के साथ। यही सिलेबस में मेंशन किया है, ब्रिटिशर्स का बंगाल राज्य के साथ संबंध को उल्लेख किया गया है सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में। यानी बंगाल में अंग्रेजों के विस्तार के कारण व्यापक परिवर्तन हुआ। इस टाइप से क्वेश्चंस होता है कि बंगाल में अंग्रेजों के विस्तार के कारण जो व्यापक परिवर्तन हुआ उसको स्पष्ट रेखांकित करें, पढ़ेंगे। जब हम बंगाल को देखते हैं किस प्रकार से बंगाल ब्रिटिश व्यापारी पहुंचते हैं, उसको दीवानी का अधिकार मिलता है, निजामत का अधिकार मिलता है, फिर बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर युद्ध के पश्चात जब वहां पर ड्यूअल शासन समाप्त हुआ, ड्यूअल शासन प्रणाली की समाप्ति होती है और ब्रिटिश रूल वहां पर स्थापित होता है, तो क्यों, क्या परिस्थितियां थी उसके बारे में जानने की जरूरत है। तो यहां पर मेंस के लिए कुछ क्वेश्चन निकल करके सामने आते हैं। देखो, पहले पॉलिटिकल मॉडर्न को ही हम देख लें, उसके बाद हम किसी अन्य को देखेंगे। तो पॉलिटिकल मॉडर्न में तो ब्रिटिश राज की स्थापना यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल, इस रिलेशन को हमें पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन होता है, जब इसको पढ़ेंगे तो यहीं पर हम पढ़ लेंगे पलासी का युद्ध एवं बक्सर का युद्ध, इसको भी पढ़ेंगे मॉडर्न में। अब देखो क्वेश्चन है क्या कि बंगाल में अंग्रेजों के विस्तार के कारण व्यापक परिवर्तन, भारत में ये व्यापक परिवर्तन कहां पर? बंगाल में। तो बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के कारण समाज में व्यापक परिवर्तन, समाज में ही नहीं उनके राजनीतिक संरचना में परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन हुआ। राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुआ? नवाब की शक्ति कमजोर, नवाब के प्रत्यक्ष नियंत्रण समाप्त, ठीक है, उसका प्रभाव समाप्त। प्रत्यक्ष नियंत्रण जो समाप्त हो उसका प्रभाव अवध में भी हुआ और दिल्ली तक भी पहुंचा। अब यहां देखिए उतना ही नहीं, सामाजिक परिवर्तन, यानी कि आप देखोगे जब ब्रिटिशर्स बंगाल पहुंचते हैं सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, जैसे कि ईसाई मिशनरियों का, ईसाइयों का भारत में यानी खासकर बंगाल में प्रचार प्रसार, यानी ईसाई संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार, जो कि भविष्य में पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा आधार तैयार किया। यह भी क्वेश्चन है, ये देखो, यह भी क्वेश्चन से निकल करके हमारे सामने में पहुंचता है कि सामाजिक ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार ने भविष्य में चल करके पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा आधार तैयार किया। डन।
आर्थिक परिवर्तन देखने को मिलता है, दोहन, कृषि का व्यापारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का डिक्लाइन हुआ। इन सारी बातों पर हम लोग जब सिलेबस में आएंगे तो चर्चा करेंगे, यानी टॉपिक पर आएंगे तो चर्चा करेंगे। मैं एक सिलेबस को मैं रिव्यू दे रहा हूं और कुछ नहीं, यहां पर अभी सिर्फ रिव्यू। अब आगे देखिए आप, पॉलिटिकल में ही चले, पॉलिटिकल में ही देखते हैं खास करके दो बातें, सहायक संधि की नीति, सहायक संधि की नीति एवं व्यापगत का सिद्धांत। डलहौजी की जो हड़प नीति थी, डलहौजी की हड़प नीति, ये पॉलिटिकल में लेंगे। उसके बाद हम यहां देखते हैं सिलेबस में भारतीय प्रतिक्रियाएं। सिलेबस को हम व्याख्या करें भारतीय प्रतिक्रियाएं, तो भैया भारतीय प्रतिक्रिया क्या थी, इसको तीन भागों में अब बांट दे। इस सिलेबस को इजी करके हम समझे तो मैं सिलेबस की व्याख्या कर देता हूं। तो भारतीय प्रतिक्रियाएं क्या थी यहां पर, एक नागरिक विद्रोह, नागरिक विद्रोह में खास करके किसान आंदोलन, सिलेबस में हमारा मेंशन है किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन को हम देखें तो किसान आंदोलन में खास करके नील और मोपला, जो दक्षिण भारत में केरला में हुआ था मोपला, उसको हम पढ़ेंगे। सेकेंड, यहां पर जनजातियों का विद्रोह, और थर्ड 1857 का महान विद्रोह। यहां से तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा ही, 1857 के विद्रोह से ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है। अब जब भी देखो 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन होता है, इसके संरचनाएं, इसका नेचर, कॉजेज, फेलियोर, सभी के बारे में क्वेश्चन होता है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के नेचर्स के बारे में, यानी उसके प्रकृति के को आप समझाएं। तो हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, सेकेंड भाग हम ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी, ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी को हम देखें, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां यानी आर्थिक इतिहास को देखें। तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जैसे लैंड सेटलमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का लैंड सेटलमेंट यानी भू राजस्व नीति, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भू राजस्व नीतियां, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट। तो मेरा क्लास बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश मैं बोलते रहता हूं, तो आप लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए, अच्छी बातें हैं। तो यहां से क्वेश्चंस बनता है लैंड सेटलमेंट से। और यहीं पर आप देखोगे कृषि का व्यापारीकरण, कृषि का व्यापारीकरण, यहां से क्वेश्चन होता है। अभी हाल में ही क्वेश्चंस रिसेंटली 66 में बीपीएससी में क्वेश्चन है कृषि के व्यापारीकरण के संबंध में। यहां से क्वेश्चन होता है धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से क्वेश्चन से आया हुआ है, जिसके कारण भारत में क्या हो गया, भारतीय उद्योगों का पतन, भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, शिल्प वर्गों का पतन, किस प्रकार से शिल्प वर्ग
जिसको हम लोग आर्टिसियंस कहते हैं, का डिक्लाइन हुआ, वो बेरोजगार हो गए। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सबसे बड़ा ये फैक्टर्स काम किया था, जिसको हम लोग आगे सिलेबस में आगे चल करके एक एक करके पढ़ेंगे। तो कृषि का व्यापारीकरण, धन का निष्कासन, इससे क्या होगा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, भारतीय उद्योगों का पतन, छोटे छोटे उद्योग का पतन हो गया। भारतीय आर्टिसियन जो थे, शिल्प वर्ग जो थे, वह माइग्रेट कर गए कहां पर? अर्बन एरियाज में चले गए। जहां पर वो कभी मालिक थे वो मजदूर बन गए, वर्कर बन गए, काम की तलाश में शहर की तरफ चले गए। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। और यहीं पर इसी में हम देखते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद को हम पढ़ते हैं और उपनिवेशवाद के जो 3 चरण हैं, इन तीनों को चरण को पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद और उनके तीनों चरणों को हमें पढ़ना यहां पर अनिवार्य है। 3 फेजेस हैं, ठीक है। अब आगे पॉलिटिकल देखें, इकोनॉमी देखें, अब देखते हैं सोशल पार्ट। आधुनिक भारत के इतिहास का सोशल पार्ट जहां से क्वेश्चंस होता ही है। सोशल पार्ट क्या है? जहां से क्वेश्चंस होता है, यानी कि एजुकेशन, यानी शिक्षा, यहां क्वेश्चन होता है। मॉडर्न प्रेस, और सबसे बड़ा टॉपिक जो यहां निकल के आता है हमारे सामने, सबसे बड़ा टॉपिक तो हमारे सामने निकल के आता है वो क्या है? वह सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। यहां से तो एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मेंस में बनता ही है, आपको पढ़ना होगा। देखो मेंस जो है, जिसको समझना काफी अनिवार्य है, सिलेबस को जानना काफी अनिवार्य। जब तक हम सिलेबस को अच्छे से नहीं जानते हैं, हम बेटर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं एक एक करके सभी का व्याख्या कर रहा हूं, आप उसको समझे। देखो ये जैसे मैंने यहां कहा दोस्त कि सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से बनता है। इससे अभी एक क्वेश्चन से आया हुआ था कि राजा राम मोहन राय के योगदानों का उल्लेख करें। जब हम क्वेश्चन को देखें, ये राजा राम मोहन राय के योगदानों का उल्लेख करें, तो यहां पर राजा राम मोहन राय के योगदान सभी क्षेत्रों में था। किस प्रकार से उन्हें शिक्षा के लिए बात किया, वुमेन एम्पावरमेंट की बात किया, उन्हें आर्थिक बात किया, राष्ट्रीयता के बारे में बात किया है, पश्चिमीकरण के बारे में बात किया है। तो उनके योगदान को जब देखेंगे तो एक व्यापक दृष्टिकोण है, योगदान उनका एक बहुत बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है। तो यहां सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, वो तो कैरेक्टर है, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे इसी यंग बंगाल आंदोलन और थियोसॉफिकल सोसाइटीज, कुछ मुस्लिम रिफॉर्म, अलीगढ़ आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, यहां से बन सकता है। अब यहां क्वेश्चंस ये भी होता है क्या कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन की आवश्यकता क्यों हुआ, क्यों, क्या आवश्यकता थी, क्या इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ने काम किया? ठीक है, इतना ही। सामाजिक धार्मिक आंदोलन करने का ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड कैसा था, यानी कि इसकी प्रवृत्तियां कैसी थी? जब आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय के काम करने का प्रवृत्ति अलग है,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अलग है, केशव चंद्र सेन का अलग है, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद का अलग है। कोई विधायिका के माध्यम से सुधार चाहते हैं, कोई सामाजिक बदलाव के आधार पर परिवर्तन चाहते हैं। तो उन पर उसी को कहते हैं ट्रेंड, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि करके, जो कि यह टॉपिक खास करके ऑप्शनल मेंस के लिए अनिवार्य है। और यह टॉपिक एक ऐसा है जो जीएस फर्स्ट पेपर में भी आपको 100% उपयोगी साबित होगा, ये मेरा दावा है। 100% उपयोगी साबित होगा, क्योंकि आधुनिक भारत का 100% कनेक्टिविटी जीएस फर्स्ट पेपर से है। और जीएस फर्स्ट पेपर को अलग से हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले क्लास में बताया भी था अपने फर्स्ट सेशन में, हिस्ट्री ऑप्शनल के फायदे कि क्या क्या कहां पर हमें उसका लाभ प्राप्त होता है। जब हम फायदे की बात करते हैं, हम देखते हैं यहां पर ये जीएस फर्स्ट पेपर और ऑप्शनल पेपर का आधुनिक भारत का इतिहास बिल्कुल कवर हो रहा है, तो हम उसका लाभ क्यों नहीं लें? लाभ मिलेगा तो पूरे मॉडर्न इंडिया को पढ़ें जीएस फर्स्ट पेपर, यानी 118 मार्क्स, 118 नंबर, डन, कोई रोकेगा नहीं, गारंटी के साथ। ओके, यहां देख लिया। अब चले जो सबसे बड़ा पार्ट है हमारा मुख्य परीक्षा के लिए, वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां से तो क्वेश्चन बनता ही है, होता ही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे थे? सभी आप लोग जानते हैं कि 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में भारत में नेशनलिज्म यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। सभी लोग आप लोग जानते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो जानते हैं कि 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। कि लेकिन राष्ट्रवाद के उदय के पीछे तो बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहा होगा। क्या तो क्या क्या इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स था? किस प्रकार से कम्युनिकेशन में इसका योगदान दिया, रेलवे ने इसको योगदान दिया, मॉडर्न प्रेस का योगदान हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन का योगदान रहा, ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी जो थी बहुत सारे, किस प्रकार से भारत का आर्थिक शोषण हुआ, आर्थिक दोहन हुआ, उससे जो प्रतिक्रिया सामने आई, राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत सारे इमीडिएट फैक्टर्स, तात्कालिक परिस्थितियां भी काम कर रही थी, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 बहुत बड़ी प्रतिक्रियाएं था। ब्रिटिश सरकार ने आर्म्स एक्ट बनाया था, वो एक बहुत बड़ी प्रतिक्रियाएं थी। किलवर्ट बिल विवाद बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई, जो राष्ट्रवाद के उदय में एक तात्कालिक फैक्टर्स के रूप में बहुत बड़ा काम किया। देखो, फैक्टर्स तो बहुत बड़ा काम कर रहा था, यानी फैक्टर्स बहुत सारे थे। कहने का मतलब फैक्टर्स बहुत सारे। यदि हम पीछे देखें, ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण से लेकर के उसमें जो अन्य बातें रखी गई, ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीति जो थी, काफी शोषण किया। आगे आप देखो किस प्रकार से डलहौजी की सहायक संधियां नीति थी, सॉरी डलहौजी की हड़प नीति थी, डलहौजी की हड़प नीति थी, बेलेजली की सहायक संधियां थी। उसके बाद जो उन्होंने भारत में इंफ्रा डेवलप करना स्टार्ट किया, इसका फायदा हमें
प्राप्त हुआ और ये राष्ट्रवाद पूरे में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अब आगे देखें, यहां पर हम देखते हैं राष्ट्रवाद के उदय के बाद भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग मुख्यतः 3 फेज बना करके यदि पढ़ें तो सारा कुछ समस्या का समाधान होता है। एक उदारवादी युग, उदारवादी युग 1885 से लेकर के 1905, इनका योगदान क्या रहा, इनकी उपलब्धि क्या रही, हो सकता है क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी आईएएस मेंस में इस बार ये क्वेश्चंस 2021-22 में पूछा गया है। अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है जीएस में क्वेश्चन आ चुका है, जो मैं अभी सामने बोर्ड पर लिखा हूं। उदारवादी को जनरली लोग नहीं पढ़ते थे, इनका कोई योगदान नहीं था, यानी कि ये समझते थे ये ब्रिटिश सरकार के चापलूस थे। ठीक है, ये अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं होती है, अपने अपने विचार है, सोच है। तो उदारवादी युग का जो फेज है, क्या इनका योगदान रहा, क्या उपलब्धि रही, किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा मंच इन्होंने तैयार किया, बहुत बड़ा मंच तैयार किया, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट दिया इंडिया में, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और सेकेंड फेज जो होता है, ये तो फर्स्ट फेज रहा, प्रथम चरण। हम सेकेंड फेज में देखें, द्वितीय चरण में देखें, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामपंथी, ग्रामपंथी आंदोलन, यानी ग्रामपंथी राष्ट्रवाद का नाम दिया गया है। ग्रामपंथी राष्ट्रवाद कहते हैं, जिसका टाइम 1906 से लेकर के यानी कि 1916 माना गया, जिसमें किस प्रकार से स्वराज की बात की गई है, स्वराज की विचारधाराएं सामने आया। यहीं पर स्वराज की बातें हैं, स्वराज की ओर अग्रसर, स्वराज की ओर हम अग्रसर हैं, इस बात को यहां पर समझना होगा। और ग्रामपंथी राष्ट्रवाद किस प्रकार से दोनों जगह, इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया एंड अब्रॉड, भारत और भारत से बाहर, दोनों जगह इन्होंने काम किया। और थर्ड और फाइनल फेज जो हमारा होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, थर्ड एंड फाइनल फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, जो है गांधीवादी युग। 1917 से 1948 गांधीवादी युग को हम गांधी युग को पढ़ करके देखेंगे। और इस गांधी युग जब देखते हैं, सबसे बड़ी बात होती है गांधीवाद क्या था, इनकी विचारधाराएं, इनकी विचारधाराएं, जब इनकी विचारधाराओं को पढ़ते हैं, इनमें इनकी सामाजिक विचारधारा, इनकी आर्थिक विचारधारा, इनकी राजनीतिक विचारधारा, इनका स्वराज की विचारधाराएं, इनका शैक्षणिक विचारधाराएं, इन सभी को हमें कवर करने की आवश्यकता होगा। और साथ साथ इस समय जो कुछ कृषक आंदोलन इनके द्वारा प्रारंभ किया गया, जो हमें जीएस के लिए भी उपयोगी साबित होगा, चंपारण खेरा। उसके आगे जो पहला, जिसको माना जाता है कि एक्चुअल में पहला जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन होता है, वह असहयोग आंदोलन से प्रारंभ होता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में सबसे बड़ा फर्स्ट असहयोग आंदोलन यही है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया।
इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और इनकी आगे देखते हैं स्वराज पार्टी, क्रांतिकारी गतिविधि, नेक्स्ट यह असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, क्रांतिकारी गतिविधियां, इन पर हम ध्यान रखेंगे, जिससे हमारा ऑप्शनल और जीएस दोनों कवर होते चले एक साथ, अलग अलग उसमें जाने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। और इसके बाद हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी इसके पश्चात यानी स्वतंत्रता की ओर अग्रसर, स्वतंत्रता की ओर अग्रसर भारत, इसके लिए जो आंदोलन होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन को हम एक बार अच्छे ढंग से जरूर पढ़ेंगे। आजादी की ओर अग्रसर भारत, इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, मैं सिलेबस को तोड़ दिया हूं, समझा दिया हूं आसानी तरीके से, जिसको आप ठीक से अवलोकन कर सके। सिर्फ मैं लिखा था एक जनरल रिव्यू है हमारा, और मुख्य परीक्षा में जिससे हमारा जीएस पेपर भी कवर हो रहा है, खास करके 2-3 विचारधाराओं को हम एक साथ पढ़ें, गांधी, नेहरू, टैगोर। बीपीएससी का सिलेबस भी है मेंस में, यानी कि आप देखते हैं 3 विचारधाराओं को बीपीएससी में जोड़ा गया, गांधी, नेहरू, टैगोर को तो पढ़े ही, साथ साथ अंबेडकर को भी हम पढ़े। यानी गांधी तो पहले पढ़ लिए, नेहरू, टैगोर और अंबेडकर, इन तीनों का एक तुलनात्मक विश्लेषण मैं करूंगा, जैसे जीएस एंड ऑप्शनल दोनों आपका कवर होता है। अब चले हम लोग थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री के तरफ, विश्व इतिहास की तरफ देखते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री जो हमें बीपीएससी मेंस में पढ़ना है, ऑप्शनल को लेकर के 1500 से लेकर के 1950 तक का एरा, यानी कि इसमें आ गया क्या, पुनर्जागरण, रेनेसां, पुनर्जागरण, और 18वीं सेंचुरी और 19th सेंचुरी, 19th एंड 20 भी देखते हैं, 20th सेंचुरी, पुनर्जागरण 18वीं और 19th एंड 20th सेंचुरी को हम पढ़े, तो हम कवर कर लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। अब यदि पुनर्जागरण की हम बात करते हैं, मैं शॉर्ट में इसको समझाया, थोड़ा सा मैं इस पर विश्लेषण कुछ देर कर देता हूं। जैसे भौगोलिक खोजें, सिलेबस में है भौगोलिक खोजें, तो यहां पर भौगोलिक खोजे का अर्थ क्या, मतलब पुनर्जागरण, इसको समझने की आवश्यकता है। नहीं कहते इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, पुनर्जागरण, और देखते हैं किस प्रकार से सामंतवाद का पतन होता है। जब सामंतवाद का पतन होता है तो निश्चित रूप से दूसरा वर्ग जो कौन है, पूंजीवाद
इसका उदय होगा। यदि सामंतवाद का पतन होता है तो पूंजीवाद का उदय होगा। ठीक है, इसको हम ए सेक्शन मान करके वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको हम पढ़े, हमारा सिलेबस हो रहा है। यहां से क्वेश्चन, पुनर्जागरण से क्वेश्चन होता है, बनता है, इसको हम देख ले। देखिए, एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री, काफी मन लगेगा आपको विश्व इतिहास को देखने में, समझने में, पढ़ने में। और यहां पर अब यदि आप सिलेक्टिव थोड़ा सा होते हैं तो और आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप यहां पर बहुत बड़े स्कॉलर, हिस्टोरियन बनने नहीं जा रहे हो। इतिहास का न बनना है, न मैं बनने दूंगा। हमारा उद्देश्य क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड, पेपर ओरिएंटेड। उसी के अनुसार हम देखें। अब सेक्शन बी की तरफ हम जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो यहां पर होता है यानी कि यूरोप में फ्रांस का प्रभुत्व। यूरोप में फ्रांस का प्रभुत्व यानी कि हम देखें फ्रांस की क्रांति, यह भी क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेपोलियन, ठीक है, कहता था नेपोलियन कि मैं क्रांति हूं, कहता था नेपोलियन कि मैं क्रांति हूं। इसलिए क्वेश्चंस यहां पर बनता है क्या मीन्स के लिए, नेपोलियन क्रांति पुत्र या क्रांति हंता। नेपोलियन क्रांति पुत्र या क्रांति हंता। ठीक है, क्योंकि किस प्रकार से राजत्व का दैविक सिद्धांत था, वंशानुगत नौकरशाही थी। खासकर जब नेपोलियन को पढ़ते हैं, नेपोलियन के महाद्वीपीय नीतियां क्या थी उसको हम देखते हैं, उनकी विचारधाराओं को देखते हैं। अब देखिए, यहीं पर आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति। यहां से क्वेश्चन होता है औद्योगिक क्रांति, इटली का एकीकरण, अमेरिका सिविल वॉर, अमेरिका का गृह युद्ध, इसको आप देख लें। और यहां पर एक देखें यूरोपीय शक्ति, हालांकि चीन, जापान का उदय, चीन का पश्चिमीकरण, पश्चिमी शक्ति और जापान का उदय ठीक है, लेकिन यदि हम इसको यहां पर छोड़ भी दें तो काम चल जाता है। अरे भाई 12 में से 12 में से तो 6 क्वेश्चन ही लिखना है, तो यदि हम यहां पर कुछ सिलेक्टिव हो जाते हैं तो इजीली हम कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो यूरोपीय शक्ति यानी बेटा यूरोपीय शक्ति यहां देखते हैं कि यानी ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य को थोड़ा जोड़ के देखें, पढ़ें। यानी ये टाइम जो होगा खास करके 19वीं सदी 1815 ईस्वी से लेकर यानी 19वीं सदी के प्रारंभ से लेकर के और इसको 20वीं सदी के फर्स्ट दशक तक यानी 1914 ईस्वी तक देखिए। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बनता है मेंस के लिए। मेंस के लिए यदि हम इसके आगे देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, क्यों हुआ? ये यूरोपीय कूटनीति क्या थी? जर्मन और फ्रांस के बीच यूरोपीय डिप्लोमेटिक पॉलिसी चल रहा था, साम्राज्यवादी नीतियां जर्मनी और इटली के बीच, विकृति राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, बहुत सारे फैक्टर्स काम किया था जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और यहीं पर होता है पेरिस की संधि, पेरिस के संधि को आप पढ़ें। पेरिस की संधि खास करके 1919 का हो गया। अब मेंस के हिसाब से यानी एग्जाम पास करने के हिसाब से यदि हम 2 टॉपिक को बस पढ़ लेते हैं, चीन में साम्यवाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो हमारा काम हो जाता है। यानी
चीन में साम्यवाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पढ़ते हैं, हमारा काम हो जाता है। हरे आर्थिक मंदी भी है, ठीक है, सिलेबस में जोड़ा हुआ है 1929 से 32 का आर्थिक मंदी जो है, और अब राष्ट्रवाद का उदय ये भी जोड़ा हुआ है, लेकिन हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं मेंस के में, बीपीएससी मेंस में, ठीक है। बीपीएससी मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा सा सिलेक्ट भी हो जाए तो काम चलेगा। यानी मेनली आप ध्यान रखो, मेनली आप ध्यान रखें वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण, सामंतवाद का पतन, पूंजीवाद का उदय होता है, साथ साथ पढ़ लोगे। फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, औद्योगिक क्रांति, इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, चीन में साम्यवाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इतने भी टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं, कहानी क्लियर, कोई रोकेगा नहीं आपको सक्सेस होने से, प्रशासनिक अधिकारी बनने से कोई नहीं रोकेगा दोस्त, कोई नहीं रोकेगा। ये रहा हमारा जीएस और मेंस ऑप्शनल दोनों का एक संयुक्त विश्लेषण, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में। अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री भी जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए हमें विश्व इतिहास को जानना जरूरी होता है। इतिहास जानते हैं तब संबंध को हम जस्टिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में हमने ऑप्शनल हिस्ट्री बीपीएससी के लिए सिलेबस का रिव्यू किया। यानी पार्ट 1, पार्ट 2 में आपने देखा प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को मैंने रखा, और पार्ट 3 में आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास का मैंने एक जनरल रिव्यू आपके सामने रखा, कैसे मेंस में हम सफल हो सकते हैं, पास कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, अगला सेशन जो होगा, उसमें हम चर्चा करेंगे कि आंसर राइटिंग, हम अच्छे से अच्छे आंसर राइटिंग कैसे कर पाए, कैसे लिखें। मैं क्वेश्चन दे करके उसको लिख करके समझाऊंगा। स्पेशल 1 घंटे का मैं सेशन लूंगा तो कैसे हम आंसर राइटिंग करें। कोई भी सब्जेक्ट हो, या आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल लेकर के पढ़ रहे हो, सभी सब्जेक्ट वालों के लिए यह सेशन मोविशाला ऐप पर आपके लिए उपयोगी साबित होगा, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा कैसे फ्रेमिंग करें, कैसे हम अपने बातों को वहां रखें, विश्लेषण करें, संतुलन बनाएं। तो इतिहास एक क्रमबद्ध अध्ययन है, और इतिहास ही नहीं अन्य विषयों के लिए आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। तो यहां हम देखते हैं आंसर राइटिंग। एक बात और यहां पर बता दूं मैं आप लोगों को कि देखो, हिस्ट्री बीपीएससी ऑप्शनल में वैकल्पिक विषय के रूप में जब हिस्ट्री का चयन करते हैं, हालांकि कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट बीपीएससी में एक ही है और 300 मार्क्स का है। कितने का? 300 मार्क्स का है। 300 मार्क्स का है। आपको टाइम 180 मिनट्स दिया गया है, और टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस आपको लिखना होता है। इस पर मैंने फर्स्ट सेशन में कुछ कहा भी था, मैंने बताया भी था। अब देखो, यानी कि एक क्वेश्चंस के लिए आपको मिलता है कितना? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इंटू 6
यानी 180 मिनट, लेकिन आपके को टाइम मिला ओनली 25 से 27 मिनट्स ही मैं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो भूमिका लिखने में ही 5 मिनट का टाइम लगता है। क्यों? जब भूमिका लिखते हैं फिर कहते अरे मैं यही लिखा है, और बेटर होना चाहिए, और बेटर होना चाहिए, कहाँ लिखूं, कौन सा शब्द को यहां पर रखूं, क्योंकि भूमिका बहुत बड़े डिसीजन मेकर्स के रूप में काम करता है। कितने स्टूडेंट भूमिका में ही निष्कर्ष को भी लिख देते हैं, देखा हूं मैं, भूमिका में निष्कर्ष को लिख देते हैं। तो यहां पर जब आप लिखते हो उसका मैं जांच भी करता हूं कि आपका राइटिंग स्किल कैसे हो, उसमें सुधार कैसे हो। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो आपके कॉपी को जांच करते हैं, मैं भी करता हूं साथ साथ। तो काफी आपको हेल्प मिलेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि मोविशाला ऐप पर, मोविशाला प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। यहां पर आप ये फील करोगे कि आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हो, आप हमारे सामने हो, फेस टू फेस फिजिकल क्लासेस हो रही है। यह एहसास मैं दूंगा आपको। कभी भी यह एहसास आपको नहीं होगा कि आप ऑनलाइन में हो। समय बदला, हमें भी बदलना होगा। समय बदला, हमें सोच को बदलना होगा, अपने आप को परिवर्तन करना होगा कि समय के साथ हमें जीना भी सीखना होता है। तो ऑनलाइन यहां पर मोविशाला आपको सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं दे रहा है, ये फीलिंग दे रहा है साथ साथ कि आप ऑफलाइन में हमारे सामने खड़े हो। कभी भी कोई समस्या ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये हिस्ट्री 300 मार्क्स टाइम 180 मिनट्स। ये क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट्स मिलता है, लेकिन मैं दूंगा 25 से 27 मिनट्स, क्योंकि लिखने में समय लगता है, फिर रिवीजन करोगे, देखते हैं। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा 2, जिस पर आप कंटिन्यू बने रहे, अलग से मैं नेक्स्ट सेशन जो लूंगा हमारा जो होगा 2 प्रकार की, एक लेखन शैली, यानी मुख्य परीक्षा में हम लिखे कैसे, मुख्य परीक्षा में लेखन शैली कैसे हो, राइटिंग स्किल कैसे हो, क्योंकि राइटिंग शैली जब तक बेटर नहीं होगा हम अच्छे मार्क्स की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, खासकर 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का विश्लेषण करूंगा। हिस्ट्री ऑप्शनल में पिछले मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का विश्लेषण करूंगा। तो अगला सेशन हमारा यही होगा, जिस सेशन में आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे, और तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लूंगा। अब विदा नहीं लूंगा, अगले सेशन में मैं बना रहूंगा आपके साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।